हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और इसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लिया है। मतलब एक टॉपिक होता है न्यूटन्स के डिफरेंट लॉज, दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये पूरा टॉपिक वेरियस वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुंच चुका है। सेकंड जो टॉपिक इसका पढ़ना होता है दैट इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी कवर हो चुका है। बट फ्रिक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक बचा हुआ है जो सर्कुलर मोशन के साथ मिक्स किया हुआ है, उस चीज को आज कवर करने जा रहे हैं हम लोग। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन सर्कुलर मोशन में क्या है वो हम देखने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? दो ही चीज पढ़ना है। देखिए मैंने लिख के रखा है, स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल रोड। एक लेवल रोड होता है तो व्हीकल स्किड करता है, उसके बारे में पढ़ना है। बैंकिंग ऑफ रोड, ये दो टॉपिक पढ़ना है। बट जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सर्कुलर मोशन हमें पढ़ना है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ कैसे जाता है। तो पहले सर्कुलर मोशन को थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, हो सकता है भूल गए होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जो बातें आपको आना चाहिए वहां पर, यहां पर, वो ये है, लेट सपोज कि आप ये सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये बस पता होना चाहिए। बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां फोर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल फोर्स। और बाहर की तरफ जो लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब सुनिए ध्यान से। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, कई बार हमने बताया है आपको। मान के चलिए एक सिचुएशन हम ले रहे हैं, एग्जांपल 1। ये रहा एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये यहाँ पे हिंज किया हुआ है और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग के मदद से एक बॉल को लटकाया है और आप बॉल को पकड़ के इस तरह से घुमा रहे हैं। ये बॉल किस पाथ में रोटेट करेगा? सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। तो ये एक एग्जांपल सर्कुलर मोशन का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता को ये फॉलो कर रहा है, इस रास्ते में ये चल रहा है। सो व्हाट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स हियर? यू कैन से टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। अगर सिर्फ यही फोर्स यहां पे लगा होता तो ये ऑब्जेक्ट सीधा सेंटर की तरफ आ जाता, बट ये अगर नहीं आ रहा है, इस सर्कुलर पाथ को मूव मतलब फॉलो कर रहा है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब आउटसाइड भी एक फोर्स लग रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद रखिएगा, अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन जरूर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है। सिमिलरली आउटसाइड भी एक फोर्स लगेगा, जिसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका नाम आप अगर पढ़ चुके हैं, इसे आप सूडो फोर्स कहते थे। क्या कहते थे? सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। और ये सूडो फोर्स किसके इक्वल होता था? तो हम देखते थे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में लीनियर वेलोसिटी इसका क्या है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका रेडियस क्या है, इस सर्कल का रेडियस क्या है। अगर हमें ये बात पता होता था तो हम कहते थे एम वी स्क्वायर बाई आर होता था। अगर हमें लीनियर वेलोसिटी पता है तो इस तरह से लिखते हैं। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है तो क्या लिखते थे? एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v is the linear velocity of the object, r is the radius of the circular path। और अगर linear velocity नहीं पता है, आपको ओमेगा पता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसका एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तब जाकर के ये फॉर्मूला आप लगाते थे। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है सिचुएशन डिपेंडेंट है। इस सिचुएशन में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? सेंट्रीपेटल फोर्स टेंशन है। यहां पे हम लिखेंगे ना, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। इस सिचुएशन में ऐसा है, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा। लेट सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आइडिया पहले से ही क्लियर हो जाए। मान के चलिए कि एक एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम है और ये एक ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। तो सर्कुलर पाथ में, जैसे बोर्स ऑर्बिट कहते थे हम लोग, है ना, बोर के हिसाब से अगर हम बात करें, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत तो जानते हैं आप लोग, तो क्या कहता है कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो भी अराउंड द न्यूक्लियस। तो भाई ये इस रास्ते को मेंटेन क्यों कर रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे आप क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स इस सिचुएशन में क्या है? कूलॉम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हियर द सेंट्रीपेटल फोर्स इज
सेंट्रीपेटल फोर्स इज, कह सकते हैं, कूलम्ब फोर्स, और आप इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। केमिस्ट्री में आप पढ़ भी चुके हैं इसका फॉर्मूला। वैसे 12 में, क्लास 12 में जो है फिजिक्स में आपको पढ़ना ये चीज है ना। इसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2 by R square, K(Q1Q2 by R square, K is the dielectric constant, और U में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होता है इसका। और क्या होता है वैक्यूम के लिए, Q1 is the charge, Q2 is another charge। Q1 आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस में क्या चार्ज है सर, न्यूट्रॉन्स होंगे, सॉरी प्रोटॉन्स होंगे, उसका चार्ज होगा, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर चार्ज हम मान लेते हैं Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो R है। क्लियर है कि नहीं? ये रहा बात सेंट्रीपेटल फोर्स का। तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहां भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, एकदम यही होगा जो आपका यहां लिखा हुआ है, दैट इज mv² बाय r कहिए या m ओमेगा स्क्वायर r कहिए, mv² बाय r कहिए या m ओमेगा स्क्वायर r कहिए। क्लियर है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं बार बार कि सेंट्रीपेटल फोर्स, यहां पे लिखेंगे इस चीज को, यहां पर हम नोट करके लिख देते हैं ना, सेंट्रीपेटल फोर्स is situation dependent फोर्स। और दो एग्जांपल आपके सामने यहां रहा, दो सिचुएशन हमने दिया, कई और सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए अ व्हीकल ऑन अ स्पीड बीकर, मान के चलिए एक व्हीकल है, ध्यान से देखिएगा, ये रास्ता है, ठीक है, जो कि आपको एग्जैक्टली इस लेक्चर में पढ़ना है। आप मान के चलिए ये व्हीकल इस सर्कुलर रास्ता में चल रहा है, दिस इज द व्हीकल, यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप, दिस इज द टॉप व्यू, फाइन। ये एक सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो पक्का ये सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां पर कहीं पर होगा, और इस सेंटर से इस व्हीकल का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कह सकते हैं इस सर्कल का। ये मान लीजिए इस तरह का रास्ता को फॉलो कर रहा है, अच्छा, तो सर्कुलर रास्ता को फॉलो कर रहा है, इस सिचुएशन, हर जगह करेगा नहीं कह रहे, इस सिचुएशन में कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो पक्का अगर ये सब बातें सच है तो यहां पर इस व्हीकल पर भी दो तरह के फोर्स लगना चाहिए, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से बाहर की तरफ। यस और नो? यस और नो? बाहर की तरफ तो कोई टेंशन नहीं है, सर बता चुके हैं, mv² बाय r। क्या होता है mv² बाय r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या m ओमेगा स्क्वायर r। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस सिचुएशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, बस यहीं पे सवाल है। क्लियर है कि नहीं? इस सिचुएशन में जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, याद रखिए जो व्हीकल है उसका टायर्स, उसका जो व्हील्स है, वो व्हील्स रोड के साथ कांटेक्ट में है, और रोड के साथ कांटेक्ट में है, व्हील क्या चाह रहा है कि बाहर की तरफ चले जाएं ड्यू टू दिस फोर्स mv² बाय r। और अगर वो बाहर नहीं जा रहा तो उसे रोक कौन रहा है, अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, जो कि कहां पर लगाया जा रहा होगा, व्हीकल के टायर्स पे, दैट इज व्हील पे। और व्हील पर कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहां पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो इस चीज के लिए इतना देर से हम बातें डिस्कस कर रहे थे। अगर आप ये बात समझ गए हैं कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है सिचुएशन डिपेंडेंट है, और इस सिचुएशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये बात क्लियर कर लिए हैं तो स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल रोड देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे। मेरा पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन का एनएलएम में स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल रोड। ध्यान हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने समझाया कि हमारा सर्कुलर मोशन का इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। मान के चलिए आपके पास एक रोड है इस तरह का, पहले सिचुएशन को समझिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद आसानी से थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी सवाल आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं छूटेगा। मान लीजिए इस तरह का रोड है, स्ट्रेट रोड आपको दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जाकर के ये रोड टर्न लिया है इस तरह से। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? सो लेट्स सपोज कि ये एक कार है जो इस रोड पर चल रही है इस तरह से, ध्यान से समझिएगा। तो ये रनिंग करते हुए आ रही है इस तरह से, और ये यहां पर इस तरह से मुड़ेगी। तो जब मुड़ेगी
तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? दिमाग में आएगा हाँ सर, ऐसा तो फील हुआ है कई बार जब हमने गाड़ी में बैठा तो जब स्ट्रेट चलते हैं तब तो ठीक रहता है, स्ट्रेट रहता है, बट जैसे ही गाड़ी टर्न लेता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो इस तरह से घूम जाता है। मान लीजिए गाड़ी इस तरह से घूमा है तो हमारा बॉडी इस तरह से आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होने का कोशिश करता है, एंड दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑलरेडी बता चुके हैं। क्योंकि इस अगर ये व्हीकल है तो इसके पास एक इनर्शिया डायरेक्शन का, स्ट्रेट लाइन में चलने का, तो ये हमेशा ट्राई करेगा स्ट्रेट लाइन में चले। लेकिन आपने जबरदस्ती इसको मोड़ा है, इसका मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लगा है जो इसको बाहर लेके जाने का कोशिश करेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यू में से इट इज अ सूडो फोर्स, वहां पर हमने बताया है। क्लियर है कि नहीं? सो लेट्स सपोज ये व्हीकल यहां तक पहुंचा है और यहां पर टर्निंग लिया है भाई, और ये जो टर्निंग आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं आप इस चीज को, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्हीकल है, आप ऊपर से देख रहे हैं इस चीज को, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा इसका जो इसको बाहर की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, बाहर की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट सूडो फोर्स लगता है, आप कह सकते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं। दैट इज हाउ मच। तो आपको क्या देखना होता है इस समय? इस समय इसका वेलोसिटी क्या है? लेट्स सपोज इस समय इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है, जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है उसका रेडियस कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वहां से आप रेडियस ले लीजिए। लेट्स सपोज इसका रेडियस कितना है? r है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? और ये जो व्हीकल है इसका मास आप मान लीजिए m है, इसका मास आप मान लीजिए क्या है? m है। तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, या m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है तो ओमेगा लगाइएगा। क्लियर है कि नहीं? लेट्स सपोज हम v मान लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेफली आगे चलना है, बाहर नहीं जाना है, तो ऑब्वियसली सेंटर के तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क कर रही होगी जो कि इसके इक्वल होना चाहिए, हाँ ना? अगर नहीं, अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा एनी हाउ इस फोर्स से, तो ये बाहर जाएगी, ये तो बात फिक्स है, हाँ ना? क्लियर है कि नहीं? सो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? अभी जस्ट डिस्कस किया हम, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। और कौन सा फ्रिक्शन? आपने बहुत टाइप का फ्रिक्शन पढ़ लिया भाई साहब। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन? बिकॉज द कार इज मूविंग। क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। आप यहां पे लिख सकते हैं एफ के, कोई दिक्कत? काइनेटिक फ्रिक्शन। सुनिएगा ध्यान से क्या लिख रहा है? व्हेन अ व्हीकल टर्न्स इन अ सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स सेंट्रीपेटल फोर्स। जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है कार तो इसको एक सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है, बाहर की तरफ इसको लेके जाने का कोशिश करेगा। आगे लिख रहा है इफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स दिस सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन आ जाए? सेंट्रीपेटल फोर्स कौन कौन एज आ जाए सामने इस सिचुएशन के लिए? तो बोलेंगे फ्रिक्शन आ जाए। फ्रिक्शन अगर आ जाए देन द व्हीकल कैन मूव इन सर्कुलर पाथ, तभी जाकर के ये व्हीकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अदरवाइज क्या होगा? ये मोशन की वजह से ये कार बाहर की तरफ चली जाएगी, ये व्हीकल बाहर की तरफ चली जाएगी। सेफली इफ, अच्छा सेफली हमको कैसे सर्कुलर पाथ में घुमाना है? तो आपको अभी हमने बताया कि सेफली तभी आएगा या तो ये फ्रिक्शन फोर्स और ये जो आउटवर्ड फोर्स आपको दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो तभी, या तो हो सकता है अंदर वाला जो फोर्स है वो ज्यादा हो तब भी चलेगा। एनी हाउ बाहर वाला फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेफली इफ करके लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं अंदर की तरफ जो फोर्स है दैट इज व्हाट? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। यू कैन से डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ के मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। ये कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर। और अगर अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है तब भी चलेगा। यानी हाँ बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये स्किड करके बाहर चला जाएगा। इसलिए आप पढ़ रहे स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। समझ में आ रहा कि नहीं टॉपिक? तो सेफ चलने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जहां तक बात है एफ के का, तो फॉर्मूला वगैरह देखना होगा। ये जो आपने यहां पर देखा ये कार का टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। अब साइड व्यू देख लीजिए। मान के चलिए कार का आगे से या पीछे से आप देख रहे हैं तो रोड आपको इस तरह से दिखेगा, आपको थोड़ी दिखेगा कि घूम रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। इस तरह से कार यहां पर खड़ी है मान लीजिए, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मास m है, रोड जो है इसको रिएक्शन लगा रही है r, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
और इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगी, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, mg काम करेगी। कोई दिक्कत है? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये कार जो है डांसिंग कार नहीं है, ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट चल रही है, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स दैट इज r इक्वल टू mg लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मोशन हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर नीचे तो रोड का ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रही। Now you can write what is the value of kinetic friction. You can say if the coefficient of friction between the road and the tires of the vehicle is nu, then you can write the frictional force equal to nu into n और r। रिएक्शन चूंकि क्या लिखे हैं, r लिखे हैं, तो r लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, nu into n। क्लियर है कि नहीं है? That is greater than equal to mv square by r। अब देखिए ध्यान से, न्यू का न्यू लिख दिया, r के जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। That must be greater than equal to mv square by r। यहां से जो भी कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल कर लीजिए, m और m कैंसिल हो जाएगा, ये r अगर इधर आ जाएगा यहां पर, इसके बाद यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर r आ जाएगा तो ये न्यू इंटू r इंटू g ऐसा आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से बच जाएगा r स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर। अब इसको इधर लिखते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, रिवर्स कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू r इंटू g। सो v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट न्यू r g। देयरफॉर का साइन यहां पर दे दिया। सो v of the vehicle, that is velocity of the vehicle, must be less than equal to रूट अंडर न्यू आर जी। मतलब इस वेलोसिटी से, ज्यादा वेलोसिटी से अगर बाइक या कोई भी व्हीकल सर्कुलर पाथ में चल रही है तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ स्कीड करके चला जाएगा, ये सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर पाएगा। अगर मूव करना है उसको तो इस वेलोसिटी तक आप चल सकते हैं, या इससे कम में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू। क्लियर है कि नहीं है? हमने यहां पर इस बात को लिखा है, दिस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड बाय विच व्हीकल कैन टर्न इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज न्यू। ध्यान रहेगा इस बात का, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? सो आप यहां पर ये फॉर्मूला देख के क्या और चीजें निकाल सकते हैं, ये चीजों को बताइए। दिस इज नोन एज सेफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, सेफ वेलोसिटी। सेफ वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल टर्निंग एट अ सर्कुलर पाथ। ध्यान रहेगा, दिस इज कॉल्ड सेफ वेलोसिटी। इससे ज्यादा वेलोसिटी से चलेंगे अगर आप कोई सर्कुलर ट्रैक में तो आप पक्का स्कीड कर जाएंगे, इससे ज्यादा वेलोसिटी से नहीं चलना। तो इससे और क्या क्या चीजें आप देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी किस किस बात पर डिपेंड करता है सेफ वेलोसिटी। दिस इज न्यू, दैट इज फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब रोड और टायर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करता है, पहला बात। दूसरा बात आर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, जो रास्ता है उसका रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा रेडियस है तो क्या होगा, ये वेलोसिटी और ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में ज्यादा वेलोसिटी से हम गाड़ी चला सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। और जी पर, जी तो कांस्टेंट है, ये इस बात पर क्या ही डिपेंड करेगा, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक ट्रक चल रही है या एक बाइक चल रही है, इस बात पर सेफ वेलोसिटी डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। सेफ वेलोसिटी डिपेंड करता है कि टायर और रोड के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, आर, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस बात पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी से आप गाड़ी को चला सकते हैं, टर्न कर सकते हैं सर्कुलर पाथ। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो ये सारे बातें थी, यहां पर इस फॉर्मूला को आप याद कर लिए, दिस इज कॉल्ड सेफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल टर्निंग एट अ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? समझ में आ गया? इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं, तो देखिएगा किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ध्यान दो, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल हमने इजीली लिया है ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में किस तरह से सवाल आता है। TRQ1, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ओवरटर्न फॉर अ कार मूव्ड इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, उस समय उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.2। टायर और रोड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, जिस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो जाने के बाद वो व्हीकल उस रोड में सर्कुलर मूव ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, सेफ वेलोसिटी। आपसे सेफ वेलोसिटी पूछ रहा है, व्हाट इज सेफ वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर न्यू आर जी। सो न्यू का वैल्यू दिया हुआ है
0.2, r का वैल्यू दिया है 100 मीटर और g का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 2 इंटू 10 दैट इज 200, रूट अंडर 200। 200 का मतलब हो गया 2 इंटू 100, 100 से कितना बाहर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 का मतलब कितना हो गया 1.41, 1.41 ये क्या आ जा रहा है 10 इंटू 1.41, तो ये आ जा रहा है आपका 14.1। तो देखिए 14.1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, लगभग आप देख लीजिएगा यहाँ पर 14 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इस सवाल में आते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। When the road is dry and the coefficient of friction is new, एक रोड है वो ड्राई है, उस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है रोड का क्या है न्यू। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी भी दे दिया है इस समय, मतलब इस सिचुएशन में वेलोसिटी कितना है, सेफ वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मान लिया। चलिए, जब क्या है ये रोड ड्राई है और जब इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपका न्यू है, तो रूट अंडर न्यू आर जी, ये है फॉर्मूला इसका, जो कि क्या दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया, आप कह सकते हैं। इस समय फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं। आर, आर कुछ बोला है नहीं बोला है, ठीक है। जी, जी का वैल्यू हमें पता है, ठीक है सर। इफ रोड बिकम्स वेट, अब ये रोड क्या हो चुका है, भीग चुका है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, स्लिप करेगा ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट चुका है। और बोल रहा है न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू बाय 2, जो पहले था उसका हाफ हो चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड, अब जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या होगा, तो पहले का जो स्पीड हम मान लेते हैं क्या है v1 मान लेते हैं। क्लियर है कि जो कि दिया हुआ है। ओके, फ्रिक्शन उस समय, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, रेडियस जो है अभी और बाद में भी वही रेडियस होगा, रोड थोड़ी रेडियस थोड़ी बदल गया है, रोड का वो वेट था, ये ड्राई हो सॉरी ड्राई था, वेट हो चुका है, ये बात। और जी का वैल्यू भी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो V2 है वो आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी V2, V2 इक्वल टू फॉर्मूला तो वही है, क्या हो जाएगा न्यू डैश, अब क्या हो चुका है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू डैश R इंटू जी, यही लगाएंगे और इसका अंडर रूट लगाएंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, यहां पर न्यू डैश का वैल्यू पुट करेंगे हम, ऑब्वियसली पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, न्यू डैश मतलब हो गया न्यू बाई 2 आर जी, ये हो चुका है। और इसको अगर अलग से लिखना चाहें तो न्यू आर जी का रूट ऊपर लिख दीजिए और रूट 2 नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका वैल्यू आपको यहां पर दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड, सो 10 मीटर पर सेकंड जो है रूट का वैल्यू है, रूट न्यू जी आर का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड और नीचे में रूट 2 बचा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? 10 बाई रूट 2 उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो एक काम कीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। V2 इज इक्वल टू 10 रूट 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, दैट इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ये जो है सेफ वेलोसिटी परमिटेड होगा जब रोड क्या है वेट है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। इस तरह से सिंपल, पहले जो डाटा दिया था उसका मदद से हमने नेक्स्ट डाटा को निकाल लिया। इस तरह का छोटा मोटा सवाल इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पास रोड पहले क्या था, फ्लैट था, इस तरह के रोड थे। अब जो अभी आप पढ़ चुके हैं दैट इज फ्लैट रोड था, लेबल रोड था, जिसका नाम आप दे रहे थे लेबल रोड, एक लेबल में है रोड। इस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका न्यू था और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू था और सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो उसका रेडियस क्या था, r था। उस समय सेफ वेलोसिटी आपका क्या था, सेफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर न्यू आर जी। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक पर डिपेंड करता था। जी पर क्या डिपेंड करेगा, जी तो कांस्टेंट है। हम चाहते हैं ये जो सेफ वेलोसिटी है इसको इंक्रीज किया जाए। व्हाट आर द प्रोसेस? तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, रोड पे ना बालू छिड़क देते हैं, सैंड छिड़क देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यू बढ़ जाएगा। यही ना कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है, आर पर भी डिपेंड करता है, आर मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है। बड़ा सा रोड बनाते हैं भाई, ज्यादा जगह चाहिए होगा फिर बनाने के लिए। और क्या मेथड है इस सेफ वेलोसिटी को बढ़ाने का, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर हिंट कर रहे हैं आपको कि नेक्स्ट टॉपिक जो है बैंकिंग ऑफ रोड है। और बैंकिंग ऑफ रोड क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो सेफ वेलोसिटी आपको दिख रहा है इसको इंक्रीज करना है। मतलब जिस जगह, जिस रोड से, जिस सर्कुलर ट्रैक से हम घूम रहे हैं, अगर वहां से हम
50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक को मूव करा रहे थे, उस समय उसे हम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कराना है, सेफ वेलोसिटी हमें बढ़ाना है, सेफली आगे बढ़ना है हमें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोड को बैंकिंग करना पड़ेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। पहले समझेंगे कि क्या होता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे कि जो सेफ वेलोसिटी अभी है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे बाद में कि सेफ वेलोसिटी बढ़ा या घटा, अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बातें हमने आपको बैंकिंग ऑफ रोड क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में बताया, और उसके बाद कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए आपके पास जो रोड है वो इस टाइप का रोड है, जो कि लेवल रोड है, लेवल रोड है जिस पर आप चल रहे थे अभी। अगर मान लीजिए ये एक बाईसाइकिल है या बाइक है, बाईसाइकिल या बाइक है, इस तरह से आप चल रहे थे। जब आपने देखा कि ये रोड ये रोड क्या हो चुका है, टर्न ले रहा है, टर्निंग आ गया है, सर्कुलर पाथ आ गया है, तो आप क्या कहते हैं, जनरली इसको टिल्ट कर देते हैं इस तरह से। मतलब समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरह के रोड पे चल रहे हैं और अगर आपको आगे टर्निंग दिखा है घूमते हुए, तो आप क्या करते हैं, साइकिल या बाईसाइकिल को टर्न लेते हैं इस तरह से, ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेकिन ये साइकिल और बाईसाइकिल के केस में होता है। अगर ये साइकिल बाईसाइकिल है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो ये आप इस तरह से टिल्ट करते हुए अंदर की तरफ, टिल्ट करते हुए, सेंटर जिधर है उधर टिल्ट करते हुए आप मूव करके चले जाते हैं। बट अगर ये क्या है, कार है, अगर ये कार है, इस तरह से चल रहा है, तो ये टिल्ट कैसे करेंगे यार, बाहर का चक्का को इसको उठाना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फोर व्हीलर्स अगर है, तो फोर व्हीलर अगर है, इसको टिल्ट कैसे किया जा सकता है, बाहर के दो व्हील्स इसको उठाना पड़ जाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है। उस वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर टू व्हीलर्स है दुनिया में सिर्फ, तो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन बैलेंस आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द रोड विथ टू व्हीलर। तो अब हमारे पास टू व्हीलर का वाला केस नहीं है, क्या है, फोर व्हीलर वाला केस है, तब जाकर के बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ने जा रहे हैं। और बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, लिख रहा है द आउटर बेड ऑफ द रोड इज रेस्ड इन दिस केस। आउटर बेड का मतलब क्या है, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। फ्रंट व्यू देखिए, सामने तरफ से पहले रोड क्या था, लेवल था, इस तरह का। अब रोड जो है क्या हो चुका है, इस तरह का हो चुका है। बोलने का मतलब यह है कि जो बाहर वाला लाइनिंग था, जो आप इस तरह से अभी बना रहे थे, इसमें दो लाइनिंग आप देख पा रहे थे, एक इनर लाइनिंग, एक आउटर लाइनिंग। दिस इज इनर लाइन ऑफ रोड, ये दिस इज आउटर लाइन ऑफ रोड, आउटर लाइन ऑफ रोड। अब होता यह है कि इस आउटर लाइन को आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो लेट सपोज हमने कितना ऊपर उठाया, थीटा एंगल ऊपर उठाया, जो कि ये साइड व्यू है। आप इधर से जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, जब आप ऊपर से देखेंगे तो सिंपल जैसा दिख रहा था वैसे ही दिखेगा। दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, दिस इज टॉप व्यू अगेन एंड दिस इज साइड व्यू। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे से, साइड व्यू। चलिए, कार अब यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है, कार है, सर्कुलर पाथ में है, जिसका रेडियस आर मान लिया। इस कार के जो टायर्स हैं और ये जो रोड है, उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको क्या मान लिया, न्यू मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। ये कार इस तरफ से अगर हम देखें तो हमें ये इसका फ्रंट व्यू दिखेगा, या साइड व्यू बोल सकते हैं, ये दिखेगा। इसको फ्रंट व्यू का ही अच्छा रहेगा, फ्रंट व्यू। क्लियर है कि नहीं? फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम लोग, समझिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना सकते हैं। मान लीजिए ये जो कार है जिसका मास m है, इसका वेट इधर काम करेगा mg, और इसका रिएक्शन जो है इस तरफ काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n लिखिए, r लिखिए, आपका इच्छा। आगे बात करते हैं। तो ये कार जो है इस तरफ आ रहा है, आपके तरफ इस तरह से आ रहा है। लेट्स सपोज ये कार इस तरफ जा रहा है, लीजिए इधर दिखा देंगे वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? इस तरफ बाहर निकल रहा है, दिस इज फ्रंट व्यू नो, गाड़ी को आगे की तरफ से आप देख रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो भाई बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, रोड से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे आप स्यूडो फोर्स कहते हैं, दैट इज इक्वल टू mv² by r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अंदर की तरफ इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स तो है। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर FBD अगर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है? थीटा होता है। सो दिस इज यू कैन से mg cos थीटा। क्लियर है ना? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा फिर? यहां पर अगर थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर ये थीटा हो जाएगा तो फिर ये 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो इस नॉर्मल रिएक्शन को दो भाग में बांट सकते हैं आप। दिस इज n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा। इफ दिस इज n, तो ये दो कंपोनेंट्स में बट गए, n cos थीटा n sin थीटा। अरे सर अंदर की तरफ क्या काम कर रहा है? अभी भी सेंटर की तरफ जो काम कर रहा है वो क्या है? फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है कि नहीं है? अभी भी अंदर की तरफ कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। और कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई फोर्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। मिल सकता है आप इसको अगर बांट दे तो, लेकिन आप मूर्ख होंगे अगर बांट देंगे mv स्क्वायर बाय r को। हमने आपको FBD पढ़ाते समय ही बता दिया था कि कोई भी फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको मत बांटिए। बाकी जो भी फोर्स दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं है, उनको बांटिए। क्लियर है कि नहीं? तो इसको मत बांटिए भाई साहब। तो क्या कीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में नहीं है, ये जो फ्रिक्शन है इसको बांट सकते हैं। इसको दो कंपोनेंट में बांट दीजिए। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो इधर, अगर एफ के है तो इधर क्या हो जाएगा? एफ के कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? एफ के साइन थीटा। तो सारे फोर्सेस को हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसको बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टली देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया। सर लेफ्ट साइड में जो फोर्स दिख रहा है हमको वो क्या है? n sin थीटा और प्लस f के cos थीटा, ये दिख रहा है। और राइट साइड में जो फोर्स दिख रहा है दैट इज mv स्क्वायर बाय r, यही हमको दिख रहा है। ये आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकली देख लीजिए। वर्टिकली आप इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। ऊपर के डायरेक्शन में क्या है? n cos थीटा, और नीचे क्या है देख लीजिएगा, ये क्या है? n cos थीटा, और नीचे दिख रहा है हमको f के sin थीटा प्लस mg। यहां से आप mg निकाल लीजिएगा बच्चा, यहां से mg निकाल लीजिएगा। एक काम कीजिए, n cos थीटा आपको दिख रहा है माइनस f के sin थीटा दैट इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 2 हम इसको लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। हम लोग कर क्या रहे हैं? व्हाट इज आवर पर्पस? आवर पर्पस इज टू कैलकुलेट द सेफ वेलोसिटी ऑफ दिस कार। हम कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से इस बैंकिंग रोड पर कार को लेकर के मूव कर सकते हैं, तो ये निकालना है पर्पस हमारा। तो अब देखिए ध्यान से, एम वी स्क्वायर बाई आर आपको दिख रहा है यहाँ पर, एम वी स्क्वायर बाई आर, और डिवाइड में यहां पर क्या हो जाएगा? एम जी, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से आपको दिख रहा है एन साइन थीटा प्लस एफ के का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, क्या होता है? न्यू इंटू, अच्छा यहां बता चुके हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? न्यू है, तो न्यू इंटू आर होता है। और आर यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये आर नहीं है, ये एन है, न्यू इंटू एन कह सकते हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां लिख दें, क्या एफ के इक्वल टू क्या हो सकता है? न्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? एन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स है? mg cos थीटा है, तो न्यू mg cos थीटा लिखिएगा, mg मत लिख दीजिएगा। ये एफ के का वैल्यू आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो यहां पर हमें मिल गया क्या? एफ के, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? न्यू इंटू mg cos थीटा लिख दिया हमने, डिवाइड बाय इसके लिख चुके हैं, इसको लिखना है हमें n cos थीटा माइनस एफ के अगेन दैट इज न्यू mg cos थीटा, और साथ में क्या है? एक साइन थीटा है, तो साइन थीटा। एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने लिखा था एफ के जगह पे न्यू mg cos थीटा, न्यू mg cos थीटा लिखा, उसके साथ क्या था? cos थीटा एक और था जो कि छूट गया था, एक और cos थीटा था, ये cos थीटा छूटा था, अभी हमने लिखा। क्लियर है कि नहीं है? सब कुछ सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए, ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, ये जी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी।
अब क्या कर सकते हैं, देखिए n के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज n? तो n के बारे में mg cos थीटा लिख सकते हैं, n इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ n की जगह क्या लिखे हैं, mg cos थीटा लिखे हैं ना, तो n की जगह mg cos थीटा यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर mg cos थीटा है। भाई साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? n का मतलब क्या है, mg cos थीटा, तो mg cos थीटा कॉमन ले लीजिए, mg cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा sin थीटा, प्लस यहां से mg cos थीटा बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा, न्यू cos थीटा। एक तो cos थीटा तो बचेगा, एक तो cos थीटा बाहर आया। सिमिलरली n का मतलब mg cos थीटा है, फिर से mg cos थीटा कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, mg cos थीटा कॉमन ले ली, तो क्या बचा यहाँ पर, cos थीटा बचा है, माइनस, और mg cos थीटा कॉमन ले चुके हैं, तो न्यू और sin थीटा बचा है, न्यू sin थीटा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ से mg cos थीटा और mg cos थीटा कैंसिल आउट कर दीजिए आप। क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक कैलकुलेशन? हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे इसके बाद, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो v स्क्वायर बाय आर जी यहाँ से आपको दिख रहा है, इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ दैट इज v स्क्वायर बाय आर जी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए साइन थीटा है प्लस न्यू कॉस थीटा, एक काम करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, tan थीटा। हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस न्यू, और यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, डिवाइड में देखिएगा, यहाँ cos थीटा बाई फिर cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस दिख रहा है, यहाँ पे न्यू है sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा, न्यू tan थीटा, ये आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यू को आगे लिख देते हैं, न्यू प्लस टेन थीटा, बोले सर आरजी कहाँ गया, अरे लिखेंगे यार, 1 माइनस न्यू टेन थीटा, ये तो पहले से है, और ये आरजी जो डिवाइड में था उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आरजी हमने लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? सो आपको यहां से समझ में आ रहा है वी कितना आ जाएगा, अंडर रूट आरजी न्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 minus new tan theta. So this is the safe velocity in banking road. This is safe velocity in banking road. This is safe velocity in banking road. Safe velocity in banking road. क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए ध्यान से, हो सकता है कि tan थीटा मतलब ये थीटा आपको दिया हुआ ना रहे, तब आप कैसे tan थीटा को कैलकुलेट करेंगे? क्लियर है कि नहीं? हो सकता है ना ऐसा सवाल में हो कि tan थीटा जो बैंकिंग है, कितना बैंकिंग है, कितना एंगल के साथ इसको बैंक किया गया है, ये नहीं दिया है। तो अगर एंगल नहीं दिया हुआ रहे तो दो चीज तो जरूर देगा, क्या वो दो चीज हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? कौन सा दो चीज है जो देना चाहिए अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो ये दो चीज जरूर देगा आपको। इस तरह का रोड है, अगर आपको ये एंगल नहीं दिया है तो क्या देगा कि कितना विड्थ है रोड का, दिस इज विड्थ ऑफ रोड, एल मान लेते हैं, विड्थ ऑफ रोड देगा, और कितना हाइट तक बैंक किया है ये देगा, हाइट कितना आपने उठाया है हॉरिजॉन्टल से ये देगा। क्लियर है कि नहीं? ये दो चीज देगा हमेशा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। अगर आपका थीटा नहीं दिया हुआ है तब मान के चलते हैं ये क्या है, एक्स है, थोड़ा देर के लिए हम मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है एक्स है, ये नहीं दिया रहेगा सवाल में, याद रहेगा? क्लियर है? तो हमें ये अगर थीटा हम मान लेते हैं, हमें नहीं दिया है, कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, p बाई बी होता है, दैट इज h बाई क्या हो जाएगा, x, h बाई x हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो बैंकिंग होता है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है काफी कम होता है, बहुत स्मॉल होता है। अगर काफी स्मॉल होता है तो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है L और ये जो लेंथ दिख रहा है आपको X, दोनों इक्वली हो जाएंगे। काफी कम होता है, आपको दिखाने के लिए इतना बैंकिंग करके दिखाया गया है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कि X के जगह आप क्या लिख सकते हैं, L के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए आप tan थीटा की जगह क्या हमेशा यूज कीजिएगा, h बाई L का यूज कीजिएगा, जो कि आपको बार बार कह रहे हैं दिया रहेगा, h भी देगा L भी देगा, x से नहीं देगा। और x को L के बराबर इसलिए मानना है क्योंकि थीटा हमेशा कम होगा भाई साहब, ये देखिएगा ध्यान से, थीटा जब काफी कम होता है तब ये बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जितना आपको दिख रहा है एग्जैक्टली अगर उतना हो जाए ना तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये चीज काफी कम होता है। थीटा वेरी स्मॉल जब है तब ये बात आप लिख सकते हैं।
टेन थीटा की जगह पे h बाई एल का यूज आप कर सकते हैं। बाकी आपको समझा दिया गया है, बाकी सभी चीजें जो आपका जरूरत का चीज है इस टॉपिक से। अब क्या, अब थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना चाहिए हमें। क्या वेरिफिकेशन करना चाहिए? जो फॉर्मूला हमने वहां पर पढ़ा था उस फॉर्मूला के साथ इस फॉर्मूला का मतलब सेफ वेलोसिटी उस समय क्या था और अभी सेफ वेलोसिटी क्या है। क्लियर है कि नहीं? उस समय क्या था कि ये जो रोड था इसमें कोई बैंकिंग नहीं था, मतलब ये थीटा क्या था? जीरो था। अगर थीटा जीरो हो जाए, यहां पर थीटा जीरो पुट करके चेक कीजिए क्या हमारा वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो हम थोड़ा वेरिफिकेशन करते हैं यहां पर। वेरिफिकेशन, लेबल रोड, लेबल रोड जो था, लेबल रोड के लिए ये जो थीटा है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर थीटा जीरो हो जाएगा बच्चा तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। टेन जीरो डिग्री जीरो। यहाँ डिवाइड में दिख रहा है वन माइनस न्यू टेन थीटा, ये टेन थीटा भी जीरो, तो न्यू इंटू जीरो दैट इज जीरो। डिवाइड में सिर्फ क्या बचेगा? वन बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, वन बचेगा। जीरो होना भी नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहां पर बचेगा सिर्फ न्यू प्लस जीरो दैट इज डिवाइड बाय वन माइनस जीरो, मतलब न्यू बचेगा। मतलब क्या बचेगा? रूट अंडर आर जी और यहां से न्यू। तो थीटा अगर जीरो है तो v इक्वल टू क्या आता है? रूट अंडर न्यू आर जी, और न्यू आर जी ही आएगा। आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स और ऐड हो गए हैं इसमें, आप थोड़ा इस चीज को याद रखिए, बाकी सवाल तो आपका बन जाएगा। इसका थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वेरिफिकेशन समझ में आ गया है आराम से? कोई दिक्कत है नहीं। बाकी क्या क्या दिया जा सकता है ये बात हमने बोल दिया। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस चीज को। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए एक काम करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल किस तरह के आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी पढ़ा बैंकिंग ऑफ रोड और उससे रिलेटेड हमने एक सवाल ले लिया जो कि आप फंसेंगे अगर अभी तक जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपने रट्टा मार के आगे बढ़ गया तो। क्या पूछ रहा है देखिएगा ध्यान से। फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, आपको वेलोसिटी दे दिया है कि कोई ट्रैफिक है जिसका वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 0.1 किलोमीटर। एक रेडियस है 0.1 किलोमीटर का। द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग इज, द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग इज, ये पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब जो है आप रोड को क्या करेंगे? बैंकिंग करेंगे, मतलब कुछ एंगल देंगे आप। ये जो एंगल है, ये जो करेक्ट एंगल है इस ट्रैफिक के वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर के लिए वो क्या होगा? मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? थीटा पूछ रहा है तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा सेफ वेलोसिटी का बैंकिंग ऑफ रोड में, v इक्वल टू क्या पढ़ा? अंडर रूट आर जी इंटू न्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस न्यू टेन थीटा। ये रट्टा मारे हुए हैं और इस रट्टा मारा हुआ फॉर्मूला से क्या आप निकाल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या दिया हुआ है। चेक कीजिए, पहले वेरीफाई कीजिए। बोले सर भी दिया हुआ है। हाँ सर भी ये दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, जी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, जी आपको पता है 9.8 का यूज कर लीजिएगा आप। अच्छा न्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है तो न्यू क्या बैठाइएगा? समझ में आ रहा कि नहीं यार? मतलब इस फॉर्मूला से टेन थीटा का वैल्यू तो नहीं निकलेगा, क्योंकि टेन थीटा अगर निकालना है तो बाकी चीजें आना चाहिए, बाकी चीजें दिया हुआ होना चाहिए। ये भी आर और जी पता है लेकिन न्यू नहीं पता है। अगर न्यू नहीं पता इस फॉर्मूला से टेन थीटा नहीं निकाल सकते। सर टेन थीटा निकालना है, आप एक और तरीका सिखाए थे। अगर टेन थीटा निकालना है मतलब थीटा निकालना है, टेन थीटा निकाल दीजिएगा तो थीटा निकल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल करने से निकल जाएगा। आप बोले थे, हाँ हमने बोला था। तो कितना हाइट तक बैंकिंग करेंगे ये दिया रहे और विड्थ ऑफ द रोड कितना है अगर बताया रहे तब जाकर के ये होता है। ये क्या था? हाइट ऑफ बैंकिंग, और एल क्या था? विड्थ ऑफ रोड। ये भी नहीं दिया हुआ तो फंस गए आप। पूरा कहानी हिट हो चुका है। ये दोनों फॉर्मूला से थीटा का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तब आप क्या करेंगे? हमारा वही तरीका एफबीडी पर जाएंगे और चेक करेंगे कि टेन थीटा किस तरह से निकाला जा सकता है। और तरीका, अगर इसका मास m है तो हम इसको mg इस तरह से दिखा सकते हैं फोर्स। ये रहा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, n लिखिए, r लिखिए, जो लिखना लिखिए। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर क्या कीजिएगा, अगर अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। आगे बात कर लेते हैं। इस नॉर्मल रिएक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये एक इधर डिवाइड हो जाएगा, एक इधर डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ये थीटा है तो इसका ऑपोजिट एंगल थीटा होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा r sin थीटा।
क्लियर है कि नहीं? और इस बॉडी पर एक सुडो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, दैट इज mv²/r। ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो आप ध्यान से देखिए, लेफ्टवर्ड r sin थीटा और उधर क्या है mv²/r, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहां से लिख रहे हैं क्या mv²/r है राइट वर्ड, और लेफ्ट वर्ड क्या है r sin थीटा। ठीक है, अप डाउन देख लीजिए, ऊपर क्या है r cos थीटा है और नीचे क्या है mg है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, r cos थीटा है और नीचे क्या है mg है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं mg और इधर क्या लिख देते हैं r cos थीटा, अपवर्ड है r cos थीटा। यहां से ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि ये थ्योरी पढ़ा दें? पहले थ्योरी देख लो। ये जो चीज है ये अलग क्वेश्चंस में भी एप्लीकेबल होगा, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक थ्योरी समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ फॉर्मूलाज जो आपने पढ़ा है वो जो है काफी नहीं है। न्यूमेरिकल बनाते समय आपको सिचुएशन का आइडिया होना चाहिए, और सिचुएशन क्या कहता है एफबीडी लगाइए और सॉल्व कीजिए, और एफबीडी लगा रहे हैं। अब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए। देखिए ना, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा r बाय r कट जाएगा, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 हम करने जा रहे हैं, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज tan थीटा, और इधर क्या मिलेगा mv²/r और डिवाइड में क्या है mg, सो यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा v²/rg। मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा v²/rg भी होगा, tan थीटा का वैल्यू h/l भी होगा। लेकिन h/l कब, जब हाइट ऑफ बैंकिंग दिया रहे, l मतलब विड्थ ऑफ रोड दिया रहे तब। अदरवाइज tan थीटा का वैल्यू आप क्या बैठा सकते हैं v²/r। मतलब और कुछ सिचुएशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे हमें पता है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यस और नो, सिंस वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v की जगह r ओमेगा बैठा के चेक कर लीजिए क्या हो सकता है, v है वहां पर, तो एक काम कर सकते हैं साइड में हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा r स्क्वायर v स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है rg है, तो एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर r बाय g, तो tan थीटा का वैल्यू एक और हो जाएगा, क्या सेम चीज है बट एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाय g। ये भी हो सकता है, अगर लीनियर वेलोसिटी दिया रहे तो ये फार्मूला बैठाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी दिया रहे तो ये वाला फार्मूला बैठाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी और भी कई फार्मूलाज हो सकते हैं, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से डील करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाने का कोशिश किया। तो अब जो है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है tan थीटा का वैल्यू क्या क्या है, तो tan थीटा का वैल्यू पहले से हम सीख चुके हैं, h/l होता है, एक जगह आप लिख सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है v²/rg होता है, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर r बाय g भी होता है। ये सारे तीन फॉर्मूला की हेल्प से बाकी चीजें, सभी सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे, इसको भी कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को अब हम डील करेंगे। इसका थ्योरी जो था हमने कवर कर लिया, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस सवाल को अब हम डील कर सकते हैं। क्या है सवाल? इसमें वेलोसिटी दिया हुआ था 60 किलोमीटर पर आवर, सो वेलोसिटी इज गिवन टू यू, v इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्लियर है? तो 60 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। पर आर, आर को सेकंड में बदलना है तो 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड्स। ये किस में बदल चुका है? मीटर पर सेकंड में बदल चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब इसको 2 जीरो काट दीजिए, यहां से 2 जीरो काट दीजिए, 6 चक 36 और 6 दहाई 60, ये हो गया 100/6, ये सर 100/6, 100/6 का मतलब हो गया 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। v आ चुका है आपका, और क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है आपका। रेडियस क्या दिया हुआ है? 0.1 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल लीजिएगा, 0.1 इंटू 1000 मीटर, दैट इज आप कह सकते हैं 100 मीटर। क्लियर है कि नहीं? 100 मीटर रेडियस हो गया। और g का वैल्यू अगर आप कहें तो g का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आपको क्या निकालने बोला है? द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग। तो tan थीटा हमें पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? v² बाय rg होता है।
अगर वी स्क्वायर बाय आर जी होता है तो बाकी चीजें तो दिया हुआ है, क्या है ना, वी आपको दिख रहा है, वी है 50/3, 50 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड एसआई में है, स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय आर का मतलब हो गया यहाँ पर 100 और जी का मतलब हो गया 9.8, ये है। थीटा निकालना था, सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 9.8 हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए कहीं पर भी होगा, क्या है यहाँ पे देखिए, tan इनवर्स 50/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इंटू 9.8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आ गया है? इस तरह के सवाल आसानी से पूछा जा सकता है और आपको चमका के चला जाएगा कि भाई पढ़ने के बावजूद भी सवाल हम इस टॉपिक से नहीं बना पाए। इसीलिए याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसका सवाल जरूर बनाएं, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे बायो पढ़ रहे हैं, आपको सवाल बनाना उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत जरूरी है। सो टी आर क्यू जो आप जब भी हम लिखते हैं, समझिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको मिस करके हमको नहीं जाना। खाली थ्योरी पढ़ के बच्चा एग्जाम देने के लिए चला जाता, फिर भी छोड़ के आता है क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी तो आजकल ट्रेंड से आउट हो चुका है, लेकिन थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ के आपको सवाल बनाना है। चलिए एक और सवाल बनाएंगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या बोल रहा है। The radius of curvature of road at a certain turn is 50 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस दिया हुआ किसी टर्न पर 50 मीटर है। द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर, विड्थ दिया हुआ है मतलब एल का वैल्यू दिया है। इट्स आउटर एज इज 1.5 मीटर हायर देन इट्स इनर एज, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बात हो रहा है। ये रहा इनर एज का लाइनिंग ऐसे होता है और ये आउटर एज का लाइनिंग है, आपको पता है ये चीज। आउटर एज कितना है, 1.5 मीटर हायर देन द इनर एज, इनर एज का लेवल हम मान लेते हैं 0 है और ये 1.5 मीटर हाइट पर है। width of the road, that is L is given to you, that is 10 meter, height of banking 1.5 मीटर, और क्या दिया है 50 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R दिया है 50 मीटर, ठीक है सर, ओके। और क्या दिया, आगे बात करते हैं। द सेफ स्पीड फॉर सच एन इंक्लिनेशन विल बी, सेफ स्पीड चाहिए अब आपको। अब सेफ स्पीड का वैल्यू फॉर्मूला जो आपको अगर याद है तो उसमें क्या क्या चाहिए था, रूट अंडर आर जी, सर आर पता है, जी हमें पता है, न्यू प्लस टेन थीटा, सर न्यू पता ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता ही नहीं, मतलब उस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। बट आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, एच बाई एल के बराबर होता है। एच बाई एल टेन थीटा के बराबर होता है, पहले प्रूव कर चुके हैं, और टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी अभी लास्ट स्लाइड में ही आपने देखा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां से आप टर्न आउट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है आपस में। तो आपको क्या पूछा है, v पूछा है यहां से, सो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आर जी बाई एल, और यहां से स्क्वायर अगर हटा दे तो अंडर रूट लग जाएगा, बस सब कुछ दिया हुआ है। हाइट 1.5, आर का वैल्यू है आपका 50 मीटर, जी का वैल्यू आप ले लीजिए लगभग 10 डिवाइड बाय एल का वैल्यू है यहाँ पर 10। बोलो बच्चा समझ में आ गया है। तो यहाँ से आपका ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट है, ठीक है, तो यहाँ से 15 इंटू 5 आ जाएगा अंडर रूट में। अब आपका कैलकुलेशन जो है देख लीजिएगा क्या है पूछा है, चलिए इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, क्लियर है कि नहीं। आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से, एक और टाइप का सवाल क्या है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, थ्योरी अभी आपका क्लियर होता जा रहा है, सवाल जितना बनाएंगे थ्योरी भी उतना क्लियर होता जाएगा। द स्लोप ऑफ द स्मूथ बैंक्ड हॉरिजॉन्टल रोड, एक स्मूथ, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, बैंक्ड हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड का बैंकिंग किया हुआ है, मतलब ये जो रोड हॉरिजॉन्टल था उसको क्या कर दिया गया है, बैंक कर दिया गया, मतलब जो इसका आउटर एज है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है। इज पी क्या है दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, अरे स्लोप दिया है मतलब यहां पर क्या है, अगर बैंकिंग का एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है बच्चा, स्लोप ही तो होता है, और यहाँ स्लोप मतलब टेन थीटा है, और ये टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, पी दिया है, क्लियर है कि नहीं है। बोल रहा है स्लोप ऑफ द स्मूथ बैंक्ड हॉरिजॉन्टल रोड इज पी, मतलब टेन थीटा का वैल्यू दिया है आपको। इफ रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, रेडियस, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन नेगोशिएट द कर्व इज गिवन बाय, मतलब कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये नेगोशिएट कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है उस जगह से।
तो बच्चा टेन थीटा का वैल्यू दिया है अगर, तो टेन थीटा का वैल्यू का यूज हम करेंगे और ये किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और टेन थीटा का वैल्यू चूंकि पी है तो यहाँ पर हम पी लिख देते हैं, ये आर जी को इधर लेके आ जाते हैं और ये स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा देते हैं, दिस इज वी, सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, रूट अंडर पी आर जी, यहाँ देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से फंसाने के लिए सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, लगेगा कि बहुत टफ सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम करेंगे समाप्त और आपको बता दें कि यही एनएलएम का लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसके थ्रू हमने फ्रिक्शन के कुछ एप्लीकेशंस को देखा, जिसमें स्कीडिंग ऑफ व्हीकल और दूसरा बैंकिंग ऑफ रोड, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल थे हमने बनाने का कोशिश किया। अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना, सारे लेक्चर्स, चूंकि ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस इस चैप्टर के डले हुए हैं, आप लोग सारे वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं, एकदम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, मतलब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।